आज एक और कंटेनर टाइप की बात करते हैं जिसका नाम होता है हमारा डिक्शनरी कंटेनर टाइप। तो डिक्शनरी कंटेनर टाइप के अंदर हम अपनी वैल्यूज को जब स्टोर करते हैं तो हर वैल्यू के साथ हम उसकी एक आइडेंटिटी भी स्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, की के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हम लोग अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में हम अगर कोई भी वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी उसका इंडेक्स ही होती है। उस इंडेक्स पर जाकर ही हम क्या करते हैं, लिस्ट को गेट करते हैं। अब जो इंडेक्स होता है वो सिर्फ इंटीजर हो सकता है, फ्लोट नहीं हो सकता, स्ट्रिंग नहीं हो सकता। और इंडेक्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा अगर हम स्टार्टिंग एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक चलते हैं, और लास्ट एलिमेंट से स्टार्टिंग की तरफ जाएंगे तो -1 -2 के अकॉर्डिंग चलेगा। हम इसको बदल नहीं सकते। हम बोल रहे हैं कि नहीं, हम स्टार्ट करना चाहते हैं 10 से, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि लिस्ट में किसी भी इंडेक्स के एलिमेंट को अगर मैं डिलीट करता हूँ, लेट अस सपोज ये लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर मान लीजिए कोई एलिमेंट है 10, 20, 30, 0, 1, 2, तो हम यही बोलेंगे कि भाई इन एलिमेंट्स की जो आइडेंटिटी है वो उसका इंडेक्स है कि भाई 10 कहाँ पर है लिस्ट में, 0 इंडेक्स पर है। 20 कहाँ पर है, फर्स्ट इंडेक्स पर है। 30 कहाँ पर है, सेकंड इंडेक्स पर। अब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि हमने 0 इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो ये अगर यहाँ से डिलीट होगा तो क्या अभी भी 20 की जो आइडेंटिटी है वो इंडेक्स 1 ही होगा? नहीं, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा एलिमेंट। एलिमेंट यहाँ आ गया, तो सर अब 20 का क्या, सबकी पहचान बदल गई। तो एज ए प्रोग्रामर मुझे बहुत चैलेंजेस आएंगे अगर मैं किसी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी यानी उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग कभी भी एक्सेस करना चाहूँ, कभी भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी एलिमेंट ऐड हुआ या डिलीट हुआ तो सबके इंडेक्स बदल सकते हैं, एलिमेंट शिफ्ट होता है। डिक्शनरी में क्या होता है, सारे एलिमेंट ऐसे ही रखे जाते हैं, साथ में उनकी की रखी जाती है। तो इंडेक्स की जगह पर हम की रखते हैं, और अगर कोई भी एलिमेंट हम डिलीट करते हैं तो ऐसा होने से बाकी एलिमेंट की जो कीज हैं वो नहीं बदलती हैं। थ्रू आउट डिक्शनरी जब भी मुझे 20 की नीड होगी, इसकी जो मैंने की बनाई थी वही की हमेशा रहेगी, चाहे कोई भी आ जाए चाहे कोई भी चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा फायदा यह होता है इंडेक्स की जगह पर की लाने से कि की हमारी पसंद की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये इंडेक्स ही होगी, इंटीजर टाइप की होगी। की स्ट्रिंग भी हो सकती है, की फ्लोट भी हो सकती है। तो अलग अलग टाइप की हमारे पास अलाउड हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी लिस्ट की तरह ही है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं, ऑर्डर मेंटेन होता है, सारी चीजें इसमें चलती हैं। सिर्फ डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है कि लिस्ट में किसी भी एलिमेंट के लिए इंडेक्स होता है और डिक्शनरी में किसी भी एलिमेंट के लिए की होती है। इंडेक्स प्रोग्रामर कंट्रोल नहीं करता, लैंग्वेज खुद कंट्रोल करती है, और एलिमेंट के आने जाने से इंडेक्स बदल जाते हैं। की प्रोग्रामर कंट्रोल करता है, और डिक्शनरी में बाकी एलिमेंट के आने जाने से किसी की नहीं बदलती है ना। तो ज्यादा बार अगर मुझे किसी भी एम्प्लॉय के डेटा को स्टोर करना है तो मैं किसी भी एम्प्लॉय की आईडी को उसकी की बना दूंगा, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आते हैं जाते हैं तो उनकी आईडी थोड़ी बदलती है ना। तो मैं डिक्शनरी में एम्प्लॉय आईडी को की मानकर चलूंगा और बाकी डिटेल को मैं डिक्शनरी में एज वैल्यू मानकर चल सकता हूँ। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर रोल नंबर को की मान लेते हैं और स्टूडेंट की बाकी डिटेल को हम उसमें वैल्यू बनाकर रख सकते हैं। तो
ऐसी कई सिचुएशन हो सकती हैं जहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी इज ए ग्रुप ऑफ की कॉलन वैल्यू पेयर। तो जो लिखने का सिंटैक्स होगा वो कॉलन होगा, पहले की लिखेंगे कॉलन वैल्यू, फिर कॉमा, दूसरी की उसकी वैल्यू, फिर कॉमा, ऐसे करके की को उसकी वैल्यू के साथ हम कॉलन लगाकर सेपरेट करते हैं। इज ए ग्रुप ऑफ की कॉलन वैल्यू पेयर। ईच की वैल्यू पेयर is known as item। तो हर की वैल्यू पेयर क्या कहलाता है, एक आइटम कहलाता है। Keys are unique and values may be duplicate। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है हमारे, कीज हमारी यूनिक होती है। इट इज म्यूटेबल एंड मेंटेन ऑर्डर। ये हमारा म्यूटेबल है और ऑर्डर को मेंटेन करती है। सिंटैक्स क्या है इसका, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि डिक्शनरी का सिंटैक्स काफी कुछ मिलता जुलता होता है सेट के सिंटैक्स के साथ। तो अगर मुझे डिक्शनरी बनानी है तो मैं करली ब्रेसेस का पेयर यूज करता हूँ, और करली ब्रेसेस के पेयर को मैंने लास्ट क्लास में सेट के साथ भी बताया था कि सेट के साथ भी इसका यूज होता है। तो सर अब कैसे पहचान होगी कि ये सेट है या डिक्शनरी है? तो अगर ये सेट है तो इसके अंदर सिर्फ वैल्यू कॉमा लगाकर आप ऐसे लिख रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर आपने करली ब्रेसेस में पहले की बनाई, कॉलन, फिर उसकी वैल्यू, कॉमा, दूसरी की, कॉलन, वैल्यू, कॉमा, तीसरी की, उसकी वैल्यू, इस फॉर्मेट में अगर आप अपना डेटा लिखते हैं तो अब वो क्या कहलाएगी, डिक्शनरी। तो सेट में आपसे वैल्यूज बताएंगे कॉमा सेपरेट करके, और अगर वो डिक्शनरी आप बना रहे हैं तो वैल्यू के साथ साथ की भी आपको बतानी पड़ती है, और सिंटैक्स होता है की कॉलन वैल्यू, कॉमा, नेक्स्ट की, कॉलन, उसकी वैल्यू, एंड सोन सोन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सेट कहलाएगा और ये आपका डिक्शनरी कहलाएगा। अब एक पॉइंट स्किप हो गया बताने से, क्या स्टिल मैं ऐसा कह सकता हूं ये 0 इंडेक्स पर है, ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, ये सेकंड इंडेक्स पर है, एंड सो ऑन सो ऑन? आंसर इज नो। डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो डिक्शनरी के अंदर ना तो इंडेक्सिंग चलती है और ना ही स्लाइसिंग चलती है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स जगह पर क्या होते हैं, कीज होती है, इसलिए स्लाइसिंग यहाँ पर नहीं चलेगी। बट अदर हमारे पास तरीके हो सकते हैं अगर डिक्शनरी से कोई एक मुझे स्लाइसिंग जैसा कॉन्सेप्ट चाहिए। हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, फिर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं करली ब्रेसेस एम्प्टी बना दूं, इसके अंदर मैं कुछ लिख ही नहीं रहा, तो कैसे पहचान करेंगे कि अब ये सेट है या डिक्शनरी है? क्योंकि जब आप करली ब्रेसेस में कुछ लिखेंगे तब तो हम देखकर बता देंगे कि ये सेट बन रहा है या डिक्शनरी बन रही है ना। तो जब आप एम्प्टी करली ब्रेसेस लगाते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो डिक्शनरी होती है।
तो एम्प्टी करली ब्रेसेस जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा उसको क्या माना जाता है, डिक्शनरी माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात हो जाएगी है, जिसको देखकर हम कभी अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं डिक्शनरी बनाने के, लाइक डिक्ट फंक्शन से भी आप क्या बना सकते हैं, डिक्शनरी को बना सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में बनाकर देखते हैं। तो मान लीजिए डी फॉर डिक्शनरी, तो डी नाम का वेरिएबल ले लिया जो डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करेगा, आप इसका नाम एक्स रख लो कुछ भी। तो डिक्शनरी में मान लीजिए मैंने एक की रख दी 101 और इस पर मान लीजिए मैंने एक वैल्यू रख दी सोनू, ठीक है। दूसरी की रख दी मान लीजिए 105। तो ऐसा नहीं है कि अगर पहली की 101 है तो अगली 102 ही होनी चाहिए, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। कॉमा होगा और यहाँ पर कॉलन, दूसरी वैल्यू, उसके बाद कॉमा। अब ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो की है वो इंटीजर ही होगी, आप फ्लोट को भी की बना सकते हैं। आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू होगी वो सिर्फ स्ट्रिंग ही होगी, वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, वैल्यू फ्लोट भी हो सकती है, तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब देखो मैंने ऐसा किया है तो ऐसा रियल लाइफ में तो कहीं शायद ही मिलेगा आपको कि आप ऐसा कर रहे होगे। इसमें ये पहला आइटम है कि कॉलन वैल्यू के पेयर को आइटम कहते हैं, ये पहला आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हो गया। अब तीसरे वाला आइटम को आप देखें तो इसमें की मैंने फ्लोट कर दी है और वैल्यू को मैंने यहाँ पर इंटीजर कर दिया है। तो आपके पास एक वजह होनी चाहिए ऐसा करने की, अगर वजह है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा जनरली हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक एम्प्लॉय के डेटा को डिक्शनरी में स्टोर करूंगा तो हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसी होगी, ऐसा तो नहीं है, किसी की इंटीजर है, किसी की फ्लोट है, किसी की स्ट्रिंग है ना। तो आप जनरली एक जैसी की बना रहे होंगे, बट सिंटैक्टिकली अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग की बना दी, स्ट्रिंग वैल्यू बना दी। अब क्या होगा अगर मैंने, आपने कहा था कि यूनिक होती है और वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, मैंने 101 पर मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया चिंटू, तो क्या एरर आएगी? और यहाँ पर मैंने कर दिया 200 पर मोनू, तो मैंने लगभग सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है एक ही लाइन के प्रोग्राम में। मैंने कहा था कि यूनिक होनी चाहिए, आपने बात नहीं मानी। इस आइटम में की 101 है, इस वाले आइटम में भी की 101। अगर हम ऐसा करते हैं तो एरर नहीं आती है, लेकिन उस की पर जो सबसे अपडेटेड वैल्यू है फिर वो कंसीडर होती है। तो अब 101 की पर सोनू की जगह पर क्या रख दिया जाएगा, चिंटू को रख दिया जाएगा, नहीं वो अपडेट हो जाएगी, एरर नहीं है। और अगर आप देखें तो 105 की वैल्यू भी मानू है और 200 की वैल्यू भी मानू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो हो ही सकता है हमारा। अब मैंने कहा था डिक्शनरी में ऑर्डर मेंटेन होता है, जिस आइटम को पहले रखा गया था वही आइटम आपको पहले मिल जाएगा। तो इस लाइन में लगभग काफी सारी बातें हमने कवर करी और उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं सर ये डिक्शनरी ही है, कोई और तो नहीं है, तो टाइप लगाकर चेक कर लेते हैं। तो टाइप डिक्शनरी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 101 की वैल्यू चिंटू आ गई, जबकि मैंने क्या रखी थी 101 पर कौन, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू उठाया था, ठीक है।
मोनू देखो 105 की पर भी है और मोनू 200 की पर भी है। ठीक है, तो डिक्शनरी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या है। अब अगर मुझे तो अब मुझे पर्टिकुलर वैल्यू को फैच करके दिखाना है। पूरी डिक्शनरी को एक साथ मैं यूज नहीं करना चाहता, डिक्शनरी के अंदर से पर्टिकुलर वैल्यू को दिखाना चाहता हूँ। तो जिस वैल्यू को आप दिखाना चाहते हैं उसकी की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको की पता है, जैसे मुझे पता है कि मुझे ए जो की है उसकी वैल्यू बतानी है, तो ए की वैल्यू क्या है अपन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर की ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब की ऑपरेटर पहली बार सुना है, तो की जैसा टर्म ही तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो की ऑपरेटर क्या होता है, हूबहू देखने में इंडेक्स ऑपरेटर की तरह ही है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इंडेक्स ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, अपनी की लिखते हैं, और यहाँ पर प्रीफिक्स में लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग ना होकर डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल होता है। तो अगर मैं सेम सिंटैक्स को इंडेक्स ऑपरेटर कहूं, तो आप सिर्फ ये चेंज करेंगे कि ये या तो स्ट्रिंग है या लिस्ट है या टपल है, और ये आपका क्या है, इंडेक्स। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ये की ऑपरेटर है, तो आप ये बोलेंगे कि ये डिक्शनरी होगी और ये उसकी की है। तो अब इस सिंटैक्स को हम की ऑपरेटर कहते हैं। तो की ऑपरेटर ये कह रहा है कि आप मेरा यूज कई तरह से कर सकते हैं। किसी वैल्यू को अपडेट करने के लिए बाद में, किसी वैल्यू को फैच करने के लिए कर सकते हैं, किसी को डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो की ऑपरेटर से हम तीनों काम कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, वैल्यू को डिलीट भी कर सकते हैं, वैल्यू को फैच भी कर सकते हैं, और एक नया आइटम अगर ऐड करना है तो भी हम की ऑपरेटर से ऐड कर सकते हैं। तो 4 ऑपरेशन है की ऑपरेटर से आप जो डिक्शनरी के साथ कर सकते हैं, चारों को करके देखते हैं। तो अभी जब मैं ऐसे लिखता हूँ और इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, तो ये मुझे क्या ला कर देगा, इस की जो वैल्यू है वो ला कर दे देगा, और अगर वो की नहीं मिली तो एरर आ जाएगी। तो की ऑपरेटर में जो की आप पास कर रहे हैं, मेक श्योर डिक्शनरी के अंदर वो की आपकी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आपकी एरर आ जाएगी। अभी तो है हमारे पास एप्पल आ गया, और अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया होता, एरर आ जाती, की एरर। अब हम चाहते हैं सर किसी की वैल्यू को बाद में अपडेट करेंगे, बनाते समय तो जो था वो था, तो कैसे अपडेट करेंगे, तो उसके लिए हमने एक लाइन अभी थ्योरी में पढ़ी थी, डिक्शनरी इज म्यूटेबल दैट इज मॉडिफाइबल। ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी टपल की तरह है, जिस समय क्रिएट कर रहे हो उतना ही उसमें रहेगा, आगे बस गेट कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, डिक्शनरी को आप बदल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा डी, इसका कोई भी की जो आप लेना चाहते हैं, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर इसकी की दे दी 200। अब 200 की पर क्या वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं, असाइनमेंट लगाकर आप अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए जो भी है मोनू है, आप कुछ और देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मान लीजिए आपने सचिन दी। तो लाइन नंबर 5 का मतलब हो गया कि डिक्शनरी में 200 की पर जो वैल्यू है, अब वो अपडेट होकर क्या हो जाएगी, सचिन हो जाएगी। और सर अगर वो की नहीं हुई तो इस बार एरर नहीं आएगी, की एरर। इस बार क्या होगा, इस की पर इस वैल्यू को लास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सिंटैक्स दो नेचर के साथ है असाइनमेंट ऑपरेटर वाला। पहला नेचर है, अगर की है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे, और अगर ये की नहीं है तो फिर एक नई की और वैल्यू लास्ट में डिक्शनरी के ऐड होती है। क्या अभी तो हमारा अपडेट हो जाएगा, देखो लास्ट ये आपका 200 जहां भी था वो वैल्यू बदल गया। अब मान लो मैं इसको बदलता 105 को, तो यहाँ बदल जाता। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कर दिया यहाँ पर मान लीजिए 300 तो असाइन करते समय अगर की नहीं है तो ऐड हो जाती है। कहाँ ऐड होती है, लास्ट में, लाइक अपेंड जैसा साइंस आएगा, बीच में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ सकता है। अब
किसी की का यूज करके अगर मैं किसी आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ, ध्यान रखेंगे डिलीट पूरा आइटम होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सर वैल्यू डिलीट कर दो की बचा लो। तो की का क्या करेंगे अगर वैल्यू ही नहीं है तो? ऐसा भी नहीं हो सकता सर की डिलीट कर दो और वैल्यू को बचा लो, तो वैल्यू तक पहुंचोगे कैसे जब की नहीं है उसकी? तो आइटम पूरा ही डिलीट होगा जब डिलीट होगा तो, लेकिन किस बेस पर होगा? की के बेस पर डिलीट। ठीक है, तो कैसे करेंगे? डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर में की ऑपरेटर साथ में लगाएंगे, तो मैंने कर दिया 101। तो इस लाइन में डिक्शनरी के अंदर 101 की होनी चाहिए, नहीं है तो एरर आ जाएगी। ठीक है, और अगर है तो उस की पर जो भी आइटम था वो पूरा आइटम डिलीट हो जाएगा। अब कोई शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी और एंट्री में कहीं कोई चेंज आपका नहीं होगा। तो 101 पर जो पहले आइटम था वो आपका डिलीट हो। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस डिक्शनरी के अंदर से मुझे सिर्फ वैल्यूज को निकालना है, सिर्फ वैल्यूज को निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे पूरा आइटम प्रिंट नहीं करना है, या हम सिर्फ कीज को निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी डॉट वैल्यू। तो डिक्शनरी के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे वैल्यू। तो वैल्यूज मेथड क्या करता है, जितनी भी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज हैं उनको एक लिस्ट लाइक कंटेनर में रखकर आपको दे देता है। तो जितनी वैल्यूज है सबको इकट्ठा करेगा और एक लिस्ट जैसे टाइप में रखकर दे देगा। लिस्ट नहीं होगा, लिस्ट जैसा टाइप होगा। ठीक है, अब आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करें, आगे के प्रोग्राम में अगर यूज करना चाहते हैं, आप उसे फॉर लूप में पास करें, अगर एक एक वैल्यू को बाहर निकालना चाहते हैं, आप उसे एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, एक साथ प्रिंट करें, एक साथ प्रिंट हो जाए। चिंटू मोनू 10 एप्पल मोनू, सर एक एक करके प्रिंट करानी हो तो आप इस काम को लूप से कर सकते हैं, फॉर वी इन डी डॉट वैल्यू प्रिंट डी। तो लूप कुछ नहीं कर रहा है, असली काम तो वैल्यूज मेथड कर रहा है। वैल्यूज मेथड आपकी वैल्यूज को लिस्ट जैसे टाइप में लाकर देता है, लूप उस लिस्ट जैसे टाइप से एक एक वैल्यू लाकर बस प्रिंट करा दे रहा, कुछ नहीं कर। सेम मैनर में हम क्या कर सकते हैं, कीज को निकाल कर प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको कीज एक साथ प्रिंट करनी है तो सीधा प्रिंट के अंदर डी डॉट कीज की तरह, और कीज को एक एक करके प्रिंट करना है तो सेम लूप के अंदर आप इस काम को कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम बदलोगे तो अच्छी बात है, थोड़ा के कर देते हैं, के माने की। नहीं बदलोगे तो चलेगा, तो फिर भी वो तो एक वेरिएबल। इंडेक्सिंग कहाँ चलेगी? इस पे चलेगी ना, वैल्यूज से जो रिटर्न होकर आया, अगर आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उस पर इंडेक्सिंग चल जाएगा, क्योंकि वो एक लिस्ट जैसा हो, उस पर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सब चलेगा। अब जो फॉर लूप है वो ये कहता है, देखो अगर आपको सिर्फ कीज चाहिए तो आप मेरा इस्तेमाल कर लेना, कोई मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप डायरेक्ट डिक्शनरी को ही फॉर लूप में पास करते हैं तो फॉर लूप एक एक की को अपने आप इटरेट करना शुरू कर देता है, आपको कीज मेथड कॉल करने की जरूरत भी नहीं। लेकिन अगर बिना फॉर लूप के सारी कीज चाहिए तो फिर तो कीज मेथड चाहिए आएंगे, है ना? और अगर मुझे एक एक आइटम को लूप से बाहर निकालना है तो एक एक आइटम को, जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी देखूं तो मैंने प्रिंट कर दिया डी के लिए, तो पूरी डिक्शनरी एक साथ प्रिंट हो गई। तब पूरी डिक्शनरी नहीं होनी है, एक एक आइटम प्रिंट होना चाहिए, एक बार में पहला आइटम, फिर अगली बार में दूसरा आइटम, फिर तीसरा आइटम। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे,
उसके लिए हम लोग फॉर लूप चलाएंगे और फॉर लूप में हम लिखेंगे डिक्शनरी पर आइटम्स मेथड। अब आइटम्स मेथड क्या करता है उसको समझिए। आइटम्स मेथड डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनकी टपल बना देता है। तो यानी कि ये एक टपल बन गई और इस टपल में दो वैल्यू रखेगा, 0 इंडेक्स पर 101 कॉमा फर्स्ट इंडेक्स पर फोन। इसके लिए एक दूसरी टपल बनाएगा, इसके लिए तीसरी टपल, चौथी, पांचवी, छठी, जितने भी आइटम्स हैं हर आइटम टपल में हमारे स्टोर हो जाएंगे। फिर ये लूप क्या करेगा, उन टपल्स को निकालेगा। तो फॉर लूप की हर इटरेशन पे क्या आएगा, हर आइटम एक टपल में स्टोर करके हमें दे दिया जाएगा। अब टपल के अंदर से आप अगर निकालना चाहते हैं 0 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक फैसिलिटी और है कि हम फॉर लूप के अंदर जो आपकी ये टपल आ रही है, तो इस टपल में आप जानते हैं कितनी वैल्यूज होंगी हर टपल में। हर बार जो टपल यहाँ आएगी दो वैल्यू होंगी, एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पर उस टपल को अनपैक कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल में। मान लीजिए के कॉमा, तो लूप को यहाँ पर एक टपल मिल रही थी और हम जानते थे उस टपल में दो वैल्यू होंगी। तो हमने उन दो वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में अनपैक कर लिया, इसे बोलते हैं अनपैक करना। तो के में आ गया होगा टपल की पहली वैल्यू और बी में आ गई होगी टपल की दूसरी वैल्यू। अब आइटम्स अगली टपल फॉर लूप को देगा, फॉर लूप ने उसे फिर से अनपैक कर लिया। अगली वाली टपल की के में आ गई, बी में वैल्यू आ गई। अब इनका नाम आई जे कर लो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जो पहले वेरिएबल होगा वो की को स्टोर करेगा। आप इसका नाम आई रखो, जे रखो, एक्स रखो, बी रखो, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा वेरिएबल जो होगा वो उस टपल की वैल्यू को स्टोर करेगा। रीडेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको नाम के कर दिया, के माने की, इसका नाम मैंने बी रख दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम अलग अलग तरीके से डिक्शनरी के अंदर से डेटा को निकाल कर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या एक की पर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो पुरानी वाली वैल्यू अपडेट हो जाती है, अभी हमने देखा। बट कई बार मुझे थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी बनानी पड़ जाती है। कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी क्या हो सकती है, जिसमें एक ही की पर एक से ज्यादा वैल्यू हमें स्टोर करनी हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक डिक्शनरी बनाई आईपीएल नाम। अब आईपीएल डिक्शनरी के अंदर मैं टीम का नाम एज ए की स्टोर करना चाहता हूँ, मुंबई इंडियंस, और इसके जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको इसी की पर स्टोर करना चाहता हूँ। तो 11 प्लेयर के नाम 11 वैल्यू कैसे स्टोर करोगे? तो आंसर आया कि डिक्शनरी में जो वैल्यूज हैं वो अपने आप में कंटेनर टाइप हो सकती हैं, लाइक लिस्ट, टपल, सेट, आप इन्हें बना सकते हो। तो मैं डिक्शनरी की वैल्यू को एक लिस्ट की तरह यूज कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर रख दूंगा जो भी रखना है, रोहित रख दिया, पांड्या रख दिया, और अपना कॉमा लगा, जितने चाहे उतने रखो। दूसरी टीम मान लो सीएसके कर दी। टपल भी बना सकते हैं, तो समझाने के लिए मैं टपल भी बना कर दिखा देता हूँ। तो मैंने टपल बना दी, मान लीजिए यहाँ धोनी कर दिया, यहाँ पे रैना कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक डिक्शनरी के अंदर एक ही की पर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यू किसी कंटेनर में रखते स्टोर होंगी, लाइक लिस्ट, टपल, सेट। जो वैल्यूज हैं वो फर्दर डिक्शनरी भी हो सकती है, फर्दर एक डिक्शनरी भी हो सकती है। ठीक है। तो अब
किसी भी पर्टिकुलर टीम के प्लेयर के नाम अगर देखने हैं तो आप की ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। भाई मुझे CSK की टीम का डेटा देखना है, तो CSK की टीम का डेटा जो भी था वो है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी पे काम कर सकते हैं। डिक्शनरी मॉडिफाइबल हो गई, वो भी हमने करके देख लिया। डिक्शनरी में से अलग की निकालनी, अलग वैल्यू निकालनी, ये भी हमने देख लिया। डिक्शनरी में डिलीट करना, ऐड करना, लूप लगाना, ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन हमने यहाँ पर देख लिए। एक ऑपरेशन और, दो डिक्शनरी को मर्ज कैसे करते हैं, क्योंकि ये हम हर जगह सीखेंगे। देखो, अगर दो लिस्ट हैं L1 L2, इनको मिलाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, प्लस लगा दो, ठीक है। दोनों लिस्ट मर्ज होकर तीसरी लिस्ट में आ जाती है। दो टपल है मेरे पास, तो दो टपल प्लस लगाकर कंबाइन हो जाती हैं और तीसरी टपल में आ जाती है। दो सेट है मेरे पास, तो यूनियन मेथड होता है, प्लस नहीं चलता, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास दो डिक्शनरी हैं, तो जब मैं दो डिक्शनरी पर ये काम करना चाहता हूं तो फिर से प्लस से नहीं, ठीक है। तो जो प्लस है वो हमारा डिक्शनरी पे नहीं चलता, दो डिक्शनरी को मर्ज आप इससे नहीं कर सकते। तो सर यूनियन होता है, यूनियन भी नहीं होता, ये भी एरर आ जाएगी, ये भी नहीं चलेगा। तो दो डिक्शनरी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट चलता है अपडेट। तो अपडेट एक नया मेथड है डिक्शनरी के केस में, जो आपकी डिक्शनरी जो दो होंगी उनको मर्ज करने वाला काम करता है। कैसे करता है, थोड़ा सा इसका काम करने का तरीका लिस्ट टपल सेट से अलग है। कैसे अलग है, प्रोग्राम से। तो मान लीजिए मेरे पास एक डिक्शनरी है D1, इसमें एक की है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, और एक डिक्शनरी है D2, यहाँ लिख दिया मैंने A फॉर एंड्रॉइड और C फॉर कैट। अब मैं इन दो डिक्शनरी को मर्ज करना चाहता हूँ, तो अब सोचो, दोनों में कॉमन की भी है और अलग अलग वाली भी। तो मैं चाहता हूँ एक डिक्शनरी बने जिसमें ए वाली की की वैल्यू अपडेटेड आ जाए, बी की वैल्यू वही आ जाए, सी की वैल्यू वही आ जाए। तो कैसे करेंगे उसको समझेंगे। तो D1 डॉट अपडेट D2, इससे क्या होगा, जो पहली वाली डिक्शनरी है वो अपडेट हो जाएगी, दूसरी वाली में कोई चेंज नहीं होगा, तीसरी बनती ही नहीं है। इस ऑपरेशन में तीसरी कोई डिक्शनरी नहीं बनेगी। जो दो आपके पास हैं उन्हीं में से जो पहली वाली है, पहली वाली का मतलब वो नहीं जो आपने पहले बनाई है, पहली वाली का मतलब यहाँ पर है अपडेट मेथड में जो पहले आपने लिखी है वो पहली वाली है। अब मैं यहाँ D2 कर दूं और यहाँ D1 कर दूं, तो पहले वाली मतलब D2, तो जिस पर हम अपडेट मेथड कॉल करते हैं वो अपडेट हो जाएगी। तो D2 अपडेट हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग, D1 के साथ। तो D2 में अभी एक की पर वैल्यू क्या है, एंड्रॉइड, अपडेट हो गई। अब एक की वैल्यू क्या हो गई होगी, एप्पल। D2 में सी की वैल्यू कैट है, कैट ही रहेगी। अब D2 में बी वाली की पर वैल्यू बॉल है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो तो इसके पास है ही नहीं। तो D1 में कोई नई अगर एंट्री है तो D2 में लास्ट में ऐड हो जाएगी। और अगर D1 में कोई ऐसी एंट्री है जिसकी की ऑलरेडी D2 के पास भी है तो वो उसी जगह पर जाकर वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी। तीसरी कोई डिक्शनरी नहीं बनी। तो अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं D2 को, तो D2 हमारी अपडेट हो गई। D2 में एक मतलब एंड्रॉइड था, एक मतलब एप्पल हो गया, सी कैट आ गई उसी ऑर्डर में, और फिर लास्ट में बी बॉल हो गया। अगर मैं इन दोनों लाइनों को कमेंट करके यहाँ लिख दूं D1 डॉट अपडेट D2, तो अब D1 को प्रिंट कराएंगे, तो ए एंड्रॉइड, बी बॉल और सी कैट। हम सर दोनों में से किसी को अपडेट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं तीसरी बने।
D3 नाम से एक तीसरी बन जाए। ना D1 में कोई चेंज होना चाहिए, ना D2 में कोई चेंज होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। D3 नाम से पहले एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, फिर मैंने D3 डॉट अपडेट D1। अब ये बताओ D3 अपडेट हो जाएगी? D3 में कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, D1 की सारी वैल्यूज किस में ऐड हो जाएंगी, D3 में ऐड हो जाएंगी। अब क्या करते हैं, ट्रिक लगाई, D3 डॉट अपडेट, क्या लिखते हैं यहाँ पर, D। तो अब D2 के एलिमेंट किस में ऐड हो जाएंगे, D3 में, और अगर जो पहले से ही है वो अपडेट हो जाएंगे हमारे। तो अब अगर मैं D3 को प्रिंट कराऊं, उसके बाद मैं D1 प्रिंट कराऊं, D2 प्रिंट कराऊं, तो D1 D2 में कोई चेंज नहीं हुआ होगा, D3 हमारी नई बनकर आई है। देखो ये D1 है, जैसी थी वैसी है, D2 जैसी थी वैसी है, और ये D3 हमारी इन दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट बना था वो हमारी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दो डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मर्ज कंबाइन की जगह पर अपडेट वर्ड का यूज कर सकते हैं बोलने के लिए, जो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, ऐसा आप लॉजिक में कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा लॉजिक में कर सकते हैं। तो अब जैसे इन्होंने बोला कि हम सर क्या की बदल सकते हैं, प्रैक्टिकली की बदलना पॉसिबल नहीं। कैसे लॉजिक लगा सकते हो, अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हो ए की वैल्यू बदल कर यहाँ पर डबल ए कर दो, तो पहले क्या करोगे, पहले इस वाले आइटम को डिलीट कर दो, तो ये आइटम खत्म हो गया। अब एक नया आइटम ऐड कर दो जिसकी की डबल ए कर दो और वैल्यू एप्पल कर दो, तो ऐसा इल्यूजन है, बट ऑर्डर बदल जाएगा, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो नई वाला कहाँ मिलेगा जाके आपको, क्लास। लेकिन काम हो गया, बट डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है आप इसको कर सकते। फिर तो आपको नई डिक्शनरी बनानी पड़ती है और ऑर्डर बदलना पड़ता है। आनंद बताएं क्या पूछना चाहते हाँ जी। मैं करता जो ये 4 और 5 लाइन है, D2 अपडेट D1 हैं? और प्रिंट जब हम D2 कर रहे हैं तो इसमें पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर B आएगा, राइट? तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं सॉर्ट लगा के या फिर सॉर्टेड लगा के, जिससे कि ऐसा हो जाए कि पहले A आए, फिर B आए, फिर C आए। अगर मैं D2 को ही प्रिंट कर रहा हूँ बट ऑर्डर ऐसा रहे कि A हो, फिर B हो, फिर C हो, पहले मेरा की जो हो A आए, फिर B की आए, फिर C की आए। चलो कोशिश करते हैं। तो अब मान लीजिए इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा रन करते हैं और एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हम यहाँ पर आ गए हैं और मैं इसमें अपने डिक्शनरी में डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ की। मैं चाहता हूँ पहले ए वाला आए, फिर बी वाला आए, फिर सी वाला आए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो एक इसके लिए लॉजिक हमें डेवलप करना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारी कीज को निकाल लेते हैं बाहर। तो कैसे निकालेंगे, D2 से D2 डॉट कीज। तो मैं जो जो करता जा रहा हूँ उसको प्रिंट करा के दिखाता रहूंगा कि क्या क्या हो गया है। तो पहले मैंने क्या करा, D2 से सारी कीज निकाल ली, D2 से सारी कीज आ गई, A C B। अब जो कीज आई हैं उन कीज को मैंने सॉर्टेड फंक्शन में पास कर दिया। अब सॉर्टेड फंक्शन को हमने क्या, सॉर्टेड फंक्शन में हम डिक्शनरी पास नहीं कर रहे हैं, सॉर्टेड फंक्शन में डिक्शनरी से जो कीज निकली हैं उनको पास कर रहे हैं। अब सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, उनको असेंडिंग ऑर्डर में देखो रखता है कि नहीं रखता। क्या कर दी इसने, इसको ABC ये हमारा बना दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास इस रिजल्ट को जो मैंने प्रिंट कराया है, अगर मैं इसको कीज वेरिएबल में स्टोर कर लूं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ताकि मैं आगे यूज कर पाऊं, तो देखते हैं कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक नई डिक्शनरी बनाते हैं जो कि एम्प्टी है, D3 एक एम्प्टी डिक्शनरी।
ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर एक लूप लगाएंगे और यहां लिखा मैंने फॉर लेट अस सपोज k, b इन D2। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं k, b नॉट टर्न वैल्यूज आइटम, ये देखो, तो D2 डिक्शनरी से हमें A मिला, फिर C मिला, फिर B मिला। अब हम यहाँ पर क्या ट्रिक लगा रहे हैं उसको समझते हैं। हम यहाँ ट्रिक लगाते हैं, अच्छा अगर मैं यहाँ पर D2 डॉट आइटम्स की जगह कीज को इटरेट करूं तो शायद मेरा लॉजिक थोड़ा बेटर हो सकता है, शायद। ये मैंने यहाँ पर ये लगा दिया ABC। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखिएगा D3 ऑफ K, यानी कि D3 अभी खाली डिक्शनरी है। अब D3 के अंदर मैं असाइन कर रहा हूं, किसको असाइन कर रहे हो, K को। K कौन है, एक वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू आएगी वो की बन जाएगी हमारी। अब इस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, D2 से मैंने क्या करा, इसी की वैल्यू को उठा लिया, ठीक है। तो D2 की से, अब देखो इमेजिन करो ब्रेन के अंदर K में पहली बार A आया, ठीक है। तो D2 में A की वैल्यू क्या होगी, जो भी होगी वो मेरी असाइन हो गई, किस में असाइन हो गई, D3 के अंदर असाइन हो गई। और D3 के अंदर किस की पर असाइन हो गई, जो अभी के नाम से की आई थी A, उस पर असाइन हो गई। तो जब ये लूप पूरा खत्म होगा तो अगर आप ध्यान से देखें तो शायद हम वो रिजल्ट देख पाएंगे जो हमें चाहिए। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C। ये सब मैंने सिर्फ करके दिखाया, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो थिंग इज कि डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है हमारे पास, बट एक लॉजिक लगाकर हम ऐसा कर पाएंगे, जो कि मैंने एक लॉजिक ये सोचा। माइट भी आप इससे छोटा लॉजिक सोच सकते हैं या इससे बड़ा लॉजिक सोच सकते हैं, क्योंकि लॉजिक में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, आप जो ब्रेन में आपके आ जाए वो आप लगा सकते हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है अगर हम कीज के अकॉर्डिंग डिक्शनरी को सॉर्ट करें। चलिए, डिक्शनरी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन सेम जैसे मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाया था, है ना, उसी तरह से हमारा क्या होता है, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन होता है। सिंटैक्स भी लगभग सेम है। क्या पर्पस है कॉम्प्रीहेंशन का, क्विकली डिक्शनरी को क्रिएट करना, डिक्शनरी को क्विकली क्रिएट कर देना यूजिंग लूप एंड वन एक्सप्रेशन। कैसे देखना, तो यहाँ पर मैं अगर सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स होगा, कोई वेरिएबल बनाइए, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह करली ब्रेसेस लगाइए, यहाँ पर आप की एक्सप्रेशन लिखेंगे, कॉलोन वैल्यू एक्सप्रेशन लिखेंगे और लूप लें। अब इसको मैं रन कराऊंगा तो आपको आसान लगेगा। तो मान लो डी नाम से मैं डिक्शनरी बनाने की सोच रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर लिख दिया आई कॉलोन आई इंटू आई, और लिख दिया फॉर आई इन रेंज 1,5। अब देखो ये एक्सप्रेशन हमारा की पार्ट आई है और वैल्यू पार्ट आई इंटू आई है, तो ये आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, फॉर आई इन रेंज में अगर हम
रेंज फंक्शन को देखेंगे तो सीक्वेंस बनेगी 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इंटरनली ये सीक्वेंस बनी है। अब लूप पहली बार 1 के लिए चलेगा, तो 1 कॉपी हो गया आई में। उसके बाद की वाला पार्ट चलता है, तो की आई है यानी कि 1 हो गई, कॉल ऑन ये आ गया। और वैल्यू पार्ट चला तो 1 इंटू 1 यानी कि 1। ये दोनों डिक्शनरी के लास्ट में जाके ऐड हो। लूप अगली बार चला 2 के लिए, की वाला पार्ट चला, कॉल ऑन वैल्यू 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब ये दोनों मिलकर फिर इस डिक्शनरी के लास्ट में ऐड हो गए, तो डिक्शनरी में 2 एंट्री आ गई, एक और एक 2। तो इस तरह से एक आ जाएगी 3,9, एक आ जाएगी 4 कॉल ऑन, और डिक्शनरी बनकर आपकी तैयार है। प्रिंट कराएंगे, प्रिंट होगी। क्या जो की एक्सप्रेशन और वैल्यू एक्सप्रेशन है, यूजर इनपुट हो सकता है, हमने कहा बिल्कुल आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया एंटर की, और आप यहाँ लिख दीजिए एंटर वैल्यू। तो आप देखिए वैल्यू को आप स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, इंटीजर बनाना चाहते हैं, की को आप क्या बनाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लिख सकते। तो अभी के लिए मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से दोनों स्ट्रिंग हमारे होंगे। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार की वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और पैरेलली वैल्यू का पोर्शन चलेगा। इन दोनों में जो आएगा वो एक आइटम बनकर डिक्शनरी में जाके लास्ट में ऐड होता रहेगा। जितनी बार लूप चलेगा, की चलेगा, वैल्यू चलेगा, आइटम बनकर डिक्शनरी में ऐड होता रहेगा। एक ही लाइन में डिक्शनरी बन गई यूजर से इनपुट लेकर। आप इसको बिना कॉम्प्रिहेंशन के भी लूप लगाकर नॉर्मल वे से बना सकते, कुछ भी आप अपने हिसाब से दे सकते। तो ये 5 हमारे कंटेनर्स हैं जो हम डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ठीक है, इन पांचों को अब हम एक सिंगल पिक्चर में कंपेयर करते हैं। तो सर इन पांचों में क्या डिफरेंस होगा इसकी बात करते हैं। कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, एक लॉजिक हमें सोचना पड़ेगा, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इन कंटेनर्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ये समझा पाऊँ कि कब मुझे कौन सा यूज करना है। तो मैंने आपको लिस्ट पढ़ाया, फिर टपल पढ़ाया, सेट पढ़ाया, ट्रोजन सेट पढ़ाया, और अभी मैंने आपको डिक्शनरी। अब किस बेस पर आप डिफरेंशिएट करेंगे इन पांचों के लिए? तो ये पांचों के पांचों ग्रुप हैं। किस चीज के ग्रुप हैं, इस बात पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो लिस्ट इज ए ग्रुप ऑफ वैल्यू। हम इसमें कोई की वगैरह नहीं देते, इंडेक्स पाइथन प्रोवाइडेड है, हम वो भी नहीं दे सकते। यहाँ भी सिर्फ वैल्यूज आती हैं, सेट में भी सिर्फ वैल्यूज आती हैं और इसमें इंडेक्स भी नहीं मिलता। और यहाँ भी सिर्फ वैल्यूज आती हैं, डिक्शनरी की कॉलॉन वैल्यू का पेयर। तो अगर आपको सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज स्टोर करनी है तो शुरू के 4 में से कोई सा उठा लो, और आपको अपनी वैल्यू के साथ अपनी की भी रखनी, तो एकलौता ऑप्शन है डिक्शनरी, और सबसे ज्यादा यूज होता है डिक्शनरी। अच्छा, अब देखो
अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज रखनी होंगी तो मेरे पास अभी भी 4 ऑप्शन है, उन चारों में से कौन सा यूज करना होगा, हमने कहा और पैरामीटर पढ़ते हैं। तो एक म्यूटेबल पैरामीटर है, लिस्ट म्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, ठीक है, बदल जाती है, लेकिन टपल म्यूटेबल नहीं है, फ्रोजन सेट म्यूटेबल नहीं। तो आप इस पैरामीटर का यूज कर सकते हैं डिसीजन लेने में। एक और पैरामीटर जो आपकी हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, डुप्लीकेट। तो लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं, टपल में भी होते हैं, सेट और फ्रोजन सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं। अब बात आती है डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी में हम अलग अलग बता सकते हैं, एक साथ नहीं कह सकते। तो अगर हम की बात करें तो की डुप्लीकेट नहीं होती है, बट अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू डुप्लीकेट हमारी होती है, ठीक है। एक और पैरामीटर हो सकता है डिसीजन लेने के लिए, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, टपल में इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, सेट में नहीं होती। सेट में ना इंडेक्सिंग है, ना स्लाइसिंग है, ना फ्रोजन सेट में है। डिक्शनरी में भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं होती। एक और पैरामीटर ऑर्डर। कौन है जो ऑर्डर मेंटेन करता है? हमने कहा सभी करते हैं सेट को छोड़कर। लिस्ट में जिस ऑर्डर में एलिमेंट रखोगे उस ऑर्डर में मिलेगा, टपल में जिस ऑर्डर में रखोगे उसी ऑर्डर में मिलेगा, डिक्शनरी में भी जिस ऑर्डर में रखोगे उस ऑर्डर में मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें सेट का, सेट का कोई ऑर्डर नहीं है। डिक्शनरी में ऑर्डर मेंटेन होता है। यहाँ पर अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कोई बोलेगा नहीं नहीं होता है, और वो किताब में लिखा हुआ दिखा भी देगा। पाइथन के पुराने वर्जन में 3.2 वर्जन में 3.3 वर्जन तक डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती थी। उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता था कि पहले कौन सा आइटम आएगा, बाद में कौन सा आइटम आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। 3.3 वर्जन से डिक्शनरी को ऑर्डर किया गया। तो अगर कोई ये आपसे कहे कि डिक्शनरी तो अनऑर्डर्ड होती है, तो देखो ये डिबेट हो सकती है ना। आप चला कर दिखा दोगे अपना प्रोग्राम, हो सकता है वो अपना प्रोग्राम चला कर दिखा दे। सिर्फ डिफरेंस ये होगा वो 3.1 3.2 वर्जन चला रहा होगा और आप 3.3 के बाद का कोई भी लेटेस्ट चला रहे हो। तो ये कभी कभी वेरिएशन हमारे आ जाते हैं। इवन अगर कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाए जो 2.6 वर्जन पर पाइथन पढ़ी थी उसकी लाइफ में कभी, तो फ्रोजन सेट तो था ही नहीं। फ्रोजन सेट को अभी 2.7 से ऐड हुआ है, उससे पहले तो फ्रोजन सेट ही नहीं था पाइथन के अंदर, है ना। तो किसी के साथ डिबेट करने से अच्छा है डिस्कशन किया जा सके कि हमने इस वर्जन पे ये चीज पढ़ी है, आपने उस वर्जन पे ये चीज पढ़ी है, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, हम अपनी जगह सही हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम आज मार्केट के स्टैंडर्ड की बात करें तो मार्केट पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुका है 3 वाली सीरीज के लिए। और मोस्ट ऑफ द, अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशंस में 3.8 को एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि भाई 3.8 को हम कंसीडर कर रहे हैं, आपको 3.8 तक के फीचर आने ही चाहिए, इससे पहले हम कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं। रीजन बीइंग, आगे जितनी भी एडवांस लाइब्रेरीज आ रही हैं डेटा एनालिटिक्स की, एआई की, जेंगो की, उन्होंने अपना बेस 3.8 ही माना हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये कंपैरिजन हम आसानी से कर पा रहे हैं कि कब कौन सा हमें यूज करना चाहिए। इन सबका एक ही मोटिव है, वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में नहीं रखना है, वैल्यू को एक कंटेनर के साथ हमें यूज करना है, एक बंडल बनाकर हमें यूज करना है। तो कौन सा बंडल बनाओगे, ये 5 ऑप्शन हमें अवेलेबल कराकर दिए गए। ये 5 ऑप्शन हमारे बेसिक पाइथन के अंदर होते हैं। जब आप डेटा एनालिटिक्स में जाते हैं तो ये ऑप्शंस आपके और बढ़ जाते हैं, वहां पर आपका एरे आ जाता है, सीरीज आ जाता है, डेटा फ्रेम आ जाता है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके बढ़ जाते हैं। जब आप जेंगो में जाएंगे तो जेंगो के पास अपने कंटेनर्स होते हैं, तो ये ऑप्शन आपके बढ़ जाते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम
स्टैंडर्ड पाइथन की बात करें, स्टैंडर्ड पाइथन का मतलब जो पाइथन सेटअप के साथ आया हुआ है वो लगभग हमारे ये आए। बाकी को आपको अलग से यूज करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, तब आप उसे चला पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है कंटेनर। कल परसों सैटरडे संडे है ना, अगली क्लास अब हमारी जो होगी मंडे को होगी, और मंडे को हमारे अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।